हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। ये जो टॉपिक है वो बीएड पेपर सेकंड में आता है। कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का समवर्ती स्तर। यानी कि जो शिक्षा है, जो हमारा एजुकेशन है, उसका कॉन्करेंट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, उसके लिए ये पता होना चाहिए, इनकी जो कॉन्करेंट स्टेटस है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है और इसका मतलब इसको कब बनाया गया और किसने बनाया। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो क्या हैं। तो 6 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया था 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर 9 दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वाज होल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस हॉल इन दिल्ली। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशंस हॉल में फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली की। यानी कि क्या है कि जो 1946 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया था। ठीक है, तो वो दिल्ली, जो इसकी जो पहली मीटिंग थी वो सबसे पहले दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसके अंदर 207 207 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसके अंदर 15 वुमेन्स इंक्लूड थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 29 अगस्त 1947, ये कुछ एक डेट्स हैं जो हमें याद रखनी है। ये कई बार जैसे कि क्या होता है कि हमारे एचटेट में पूछी जाती हैं, लगभग इवन नेट के पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमारे कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन से जब भी कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो वो इन्हीं में से आते हैं लगभग। ठीक है, और बाकी जो बीएड का जो टॉपिक है वो वो भी, उसमें से भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ, हम इनमें से कुछ एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिख सकते हैं उधर। और आगे जो हमारा टॉपिक चलेगा वो कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन पे चलेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये बातें भी ध्यान में होनी चाहिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये था। अब आगे थे हम 1947 पे, कि उस टाइम पे चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटमेंट विद बी आर अम्बेडकर एज इट चेयरमैन वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द प्रीवियस कमेटी। जो प्रीवियस कमेटी थी उसके बेसिस पर जो रिपोर्ट्स तैयार की थी बी आर अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने, वो उस टाइम पे उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो ये एज ए चेयरमैन सब कुछ संभाल रहे थे। फिर उसके बाद 1949 में उस टाइम पे हाँ प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने वो जो रिपोर्ट्स थी वो पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 1950 यानी कि 1950 को इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली हुई थी उसकी लास्ट मीटिंग थी। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज साइंड एंड एक्सेप्टेड विद 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। जो उसकी लास्ट मीटिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो उसके अंदर एक्सेप्ट किए गए थे क्या, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स इसके। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशंस कम इनटू फोर्स। इसमें जो ये प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months and 18 days।
तो ये सब चीज़ें थी जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। और हमारा जब भी बीएड का जो पेपर होता है उसमें अगर ये टॉपिक आता है तो उसमें भी हमें कुछ पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देने से मतलब जो हम क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं, आंसर दे डायरेक्ट आंसर ना दें, उससे पहले थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दें, उसका मीनिंग बताएं, वहां से शुरू करें। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, कॉन्करेंट मतलब कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। तो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री इज द लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट वर्क एंड फंक्शंस। जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि जो हमारी कंट्री का ही नहीं बल्कि जितनी भी कंट्री है वो सबका कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। ये एक इसको हम बोल सकते हैं जैसे एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है। ठीक है, जिस यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें सब कुछ लिखा होता है कि हमारी कंट्री में क्या अलाउड है क्या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी होती है कि हम क्या लीगली कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी जो वर्क एंड उसके फंक्शंस हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, और नागरिक के वर्क और फंक्शन भी लिखे होते हैं। A constitution is considered the source of power and authorities of government। जो कॉन्स्टिट्यूशंस है एक बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये एक कंट्री को चला रहा है, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि क्या लीगल है क्या नहीं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं, हमें क्या करने की परमिशन है क्या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है पर ये लगभग फिक्स ही रहता है। और ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस कैसा है। जैसा कि सबको पता है कि 1947 के बाद ये हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था, जो B.R. अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने मिलके किया था। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया is the supreme law of India. The documents lays down the framework demarcating fundamental political code, structure, procedure, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। इनके जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कई हिस्सों से लिया गया है। जैसे कि जो B.R. अम्बेडकर जी थे उन्होंने कई देशों में देखा फिर जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया। इसके अंदर क्या है कि जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार जो 6 हैं उनके बारे में लिख रखा है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हैं, जो यानी कि हमारी जो ड्यूटीज हैं, जो सिटीजन्स की ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंटेन 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स। इट आल्सो कंटेन्स 12 शेड्यूल्स। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाली स्लाइड्स में कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है इसके अंदर 395 आर्टिकल्स आए इन 22 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की कि हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो क्या है। अंडर द 7th शेड्यूल, ठीक है, 12 शेड्यूल थे, इसमें से जो 7वां शेड्यूल है देयर आर 3 लिस्ट, उसके अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ठीक है, हाँ,
कॉन्करेंट पे जाने से पहले हम यूनियन और स्टेट का मीनिंग भी पढ़ेंगे कि यूनियन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। यूनियन एज ए सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। The union list has a range of subjects under which the parliament may make laws. The including defines foreign affairs, railway, banking among others. It has 97 subjects. जो हमारा यूनियन लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग और भी बहुत सारे, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यानी कि पार्लियामेंट के लॉज होते हैं, अंडर द पार्लियामेंट के आता है ये, ठीक है। स्टेट लिस्ट क्या आता है कि द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर विच द, ये जो होते हैं स्टेट लिस्ट, जैसे कि यूनियन तो होते हैं जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट, और स्टेट होती है मतलब किसी भी राज्य की जो गवर्नमेंट है वो, तो ये एक सेंटर से बिलोंग करती है और ये स्टेट से। तो स्टेट के अंदर है वो जो स्टेट्स की प्रॉब्लम आएंगी। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो 67 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, ठीक है, ऐसे वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। यानी कि जो स्टेट है वो इनके बारे में खुद से भी फैसले ले सकती है, ठीक है, लेकिन जो ये रेलवे है, बैंकिंग है, इनके बारे में स्टेट फैसले नहीं ले सकती, ठीक है। और इसके इन सब के बारे में स्टेट फैसले लेती है, रेलवे, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, इनके बारे में ये सेंट्रल यानी कि यूनियन जो गवर्नमेंट है वो लेती है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं 97 सब्जेक्ट्स और स्टेट्स के अंदर आते हैं 67 सब्जेक्ट्स। तो आगे बात हम करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स दैट गिव पावर टू अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की जो दोनों में जो सेम जो हमारे आते हैं, दोनों की जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों की मतलब मिल के पावर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट पावर, ये दोनों की पावर मिलाकर जो फैसले होते हैं। जैसे कि इसके अंदर 47 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सेट वो जो होता है वो 52 आइटम्स का होता है। ऐसा कैसे, जैसे कि जो ये होते हैं 47 सब्जेक्ट्स, ये तो जैसे लिखे होते हैं ऐसे कि 1 2 3 ऐसे करके, और 52 इसको इसलिए बोला जाता है जैसे कि जो कई सब्जेक्ट्स हैं उनके पार्ट्स होते हैं A B C D ऐसे करके, इसलिए ये जो अगर एक एक को काउंट करें, जैसे कि ये मान लेते हैं कि 42A 42B, तो अगर इन सबको A B C को ऐसे काउंट करें तो ये 52 आइटम्स हैं, नहीं अगर इनको काउंट ना करें तो 47 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, फैमिली प्लानिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आगे है अंडर आर्टिकल 42 of the constitutions an amendment was added in 1976 and education became a concurrent list subject which enable the central government to legislate in it in the manner suited to it। जो ये हमारा आर्टिकल 42 है, ठीक है, यानी कि 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ऐड किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए ताकि उसे और भी अच्छा बनाया जा सके, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। 1976 में जो 1976 है उसमें एजुकेशन को ऐड किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है।
द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेकिंग एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स was passed by पार्लियामेंट in 2002। जो सेंट्रल और स्टेट है दोनों के पास पावर है एजुकेशन की। फंडामेंटल राइट्स इनके हमारे मौलिक अधिकार 2002 में पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया। ठीक है, आगे है द implication of making education a concurrent subject is that both the center and state can legislate and on any aspect of education from the primary to the university level। यानी कि जो सेंटर भी और स्टेट भी दोनों के पास ही पावर है। इनके जो सेंटर है और स्टेट है दोनों के पास पावर है जो वो एजुकेशन स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक की है। यानी कि जो पावर है एजुकेशन के लिए दोनों मिलकर फैसले लेते हैं और चेंज भी करवा सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ही सारे फैसले ले और ना ही ऐसा कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही सारे फैसले ले। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है कि अपनी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करती है कि भाई ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जो इनकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके सेंटर गवर्नमेंट फैसला लेती है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके राज्य में क्या कुछ नहीं है, किसकी सुविधा है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। तो ये सारे डिस्कशन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेती है, अपना डिसीजन लेती है। जो आखिरी फैसला होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन डिस्कशन दोनों के बीच होता है। वो होता है कि जो जैसा है कि जिस चीज की जरूरत है वही चीज हो। ठीक है, आगे है बाय हैविंग एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट सेंटर कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्टली एनी पॉलिसी डिसीजन इन द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स इनके सेंटर की ज़्यादा अथॉरिटी होती है, लेकिन जो फैसला होता है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फैसला होता है वो मिलकर लेते हैं, जो डिसीजन होता है वो दोनों मिलकर लेते हैं, लेकिन जो घोषणा होती है वो सेंटर करती है। डिसीजन सबका होता है लेकिन डिसीजन को सुनाता कौन है? सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा कंकरेंट लिस्ट कि उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं, कब उसको कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया। ठीक है, कौन से आर्टिकल के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स कब पास हुए थे। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में। आगे एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यानी कि एजुकेशन का एक स्टेट्स बोल सकते हैं। इसके अंदर आते हैं यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसी एजुकेशन रहे। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि जो पूरा देश है उसके अंदर एक जैसी एजुकेशन रहे कि स्टूडेंट्स को ये दिक्कत ना आए कि बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, अलग लैंग्वेज में सीखना पड़ रहा है। ये वाली चीज़ें नहीं आए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेता है कि पूरे नेशनल में एक ही एजुकेशन रहे। इसलिए स्टेट फैसले नहीं लेता, सेंट्रल डिसाइड करता है। सो it is important that education will be same at national level that is in entire country। okay? कि सारी जगह पे एक जैसी एजुकेशन रही, इसलिए जो एजुकेशन पॉलिसी है वो यूनिफॉर्मिटी में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स इन स्टैंडर्ड्स कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो
टाइम टू टाइम, ठीक है। कि जैसे आज के जो बच्चे हैं उनको हम टेक्नोलॉजी बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, इनकी बहुत जल्दी नॉलेज होती है, बहुत जल्दी ये बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं। तो जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी इन चीज़ों को देखकर इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, कि टाइम के साथ एजुकेशन के स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन, कि एजुकेशन है वो एक इमोशनल इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। सेंटर कोई भी फैसला खुद नहीं ले सकता, ना ही वो थोप सकता है, उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अनुमति लेनी बहुत ही जरूरी है। It is possible only when a state is compared with center, कि ये तभी संभव हो सकता है जब स्टेट भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इनके साथ हो, कि उनका भी फैसला हो। ना तो डिसीजन सेंटर पर छोड़ते हैं और ना ही स्टेट पर छोड़ते हैं, बल्कि दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर बेटर डिसिप्लिन, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर स्टेट के बजट बनाती है। बजट बनाती है मतलब कि एजुकेशन के लिए पैसे भेजती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करती है। जैसे एजुकेशन के लिए तो करती ही है, हॉस्पिटल्स के लिए करती है, लाइब्रेरीज के लिए करती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है और पैसे भेजती है, ठीक है, कि एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी बनाई जा सके। मीन्स कि ये जो पैसे हैं जिस काम के लिए भेजे जा रहे हैं उसी पर काम हो, उसी में वो पैसे यूटिलाइज हो। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो सेंटर जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पर नज़र रखेगा, और स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर गवर्नमेंट पर रखेगा कि हमारी जो स्टेट का बजट सही है या नहीं। ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? वो सेंटर गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। कि कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे तो भेज देती है, लेकिन वो पैसे किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और एजुकेशन में ऐसा नहीं, एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक बेटर डिसिप्लिन बनाना चाहिए जिससे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के काम देख सके और सेंट्रल स्टेट के काम देख सके। उससे क्या होगा कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, कि एक बेटर डिसिप्लिन लाने से एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि क्वालिटी इन लीडरशिप इट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ ग्रांट्स। इसका मतलब है कि क्या है कि दोनों जो साथ में काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए ही तो कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर देखेगी कि स्टेट सही से अपने बजट बना रहा है कि यूज कर रहा है या नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि जो लीडरशिप है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मिसयूज तो नहीं कर रही। ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जो उसकी लीडरशिप है वो उसके लिए कुछ मिसयूज तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है फॉर ग्रीटिंग इक्वालिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। इक्वालिटी यानी कि समानता, कि जो भी हमारा समाज है उसमें समानता बनी रहे। डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी कि लोकतांत्रिक वैल्यू, कि लोकतांत्रिक की नींव पर हमारी एजुकेशन की नींव हो, ठीक है। कि स्टेट हैव बेटर एप्रिसिएशंस ऑन लोकल नीड्स, कि जो स्टेट्स की नीड्स हैं
वो देखें कि इसकी जो नीड्स हैं वो क्या है। इसको हम बोल सकते हैं कि यूनियन प्लस स्टेट्स क्या बनाएंगे दोनों मिलकर, इक्वल सोसाइटी, कि सबके लिए समान अधिकार हो, समान उनके मौलिक अधिकार हो, उनके लिए समान शिक्षा की नीति हो। ये सारी चीजें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर बनाती हैं। जो भी इशू है छोटा हो या बड़ा, उनको दोनों मिलकर देखें कि स्टेट गवर्नमेंट है वो ये देखे कि उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, वो वही चीज अपने अंडर में लाए। और जैसे कि इंडिया में है जो माइनॉरिटी हैं, यानी कि जो कास्ट के बेसिस पे जो यानी कि संख्या में कम है, ठीक है, इनको इनके लिए बहुत से लॉ आए हैं, बहुत से कानून बनाए गए हैं, क्योंकि इनको पीछे नहीं रखा गया है, इनको भी मतलब साथ में लेके चला गया है। स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करें और एजुकेशन को अनहेंस करें, एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट करें, ताकि हर जगह पर सोसाइटी इक्वल रहे और हमारी जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट हो और हर जगह एक जैसी एजुकेशन मिले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।